प्लेटफॉर्म पर मैं हूं नीलू व्यास और आपके साथ एक बार फिर जुड़ रही हूं आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की खबरों की लिस्ट में सबसे पहले अमेरिकी चुनाव, जहां पर जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग बिल्कुल तय हो चुका है। तस्वीर थोड़ा सा काफी साफ नजर आ रही है। दूसरी खबर में आज अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज भी राहत नहीं दी है। ये सुनवाई कल तक के लिए टल गई है, यानी कि अर्नब गोस्वामी को आज की रात भी जेल में ही काटनी होगी। इसके अलावा भी अर्नब गोस्वामी के इर्द गिर्द बहुत सारे मामले आज सामने आए हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर कल बिहार के फाइनल फेज ऑफ वोटिंग पर है। कल 78 सीटों पर मतदान होगा, तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज जाकर लगभग इस बात की तस्वीर साफ हो रही है कि शायद जो अगले राष्ट्रपति अमेरिका के हैं वो जो बाइडेन होंगे। बहुत कांटे की टक्कर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप पे चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए थे कि जिस तरह से वोटों की गिनती हो रही है, जो वोट्स पड़े हैं वो सब अवैध हैं, इलीगल हैं। इसको लेकर वो कोर्ट में भी गए थे। 2 कोर्ट्स ने उनके पिटीशन को खारिज भी कर दिया। लेकिन आज जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे यानी कि जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, वहां से जब तस्वीर आज साफ हुई है, इस समय की जो लेटेस्ट टैली है वो 263 वोट्स, इलेक्टोरल वोट्स इस समय जो बाइडेन को मिल रहे हैं। तो ज्यादा वोट्स का अंतर अब नहीं रह गया है। सिर्फ 7 वोट जो बाइडेन को चाहिए और फिर वो राष्ट्रपति के पदभार संभालने के लिए बिल्कुल तैयार लगेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो अभी जो CNN पे जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि किस तरीके से ये पूरा जो इलेक्शन है और जो वोट्स पड़े हैं वो इलीगल हैं और इलीगैलिटी पे उनका फोकस था, तो जो बाइडेन ने अपनी एक टीम तैयार कर ली है जो इस पूरी इलेक्शन की लेजिटिमेसी को स्टैब्लिश करेगी, यानी कि उन सारे तथ्यों को खारिज करेगी जिस इलीगैलिटी की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए आए हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो जो बाइडेन भी, जो डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अपनी लीगल टीम को तैयार कर लिया है और एलाइज को भी तैयार कर लिया है कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों को कन्विंस करें कि ये इलेक्शन पूरी तरह से लेजिटिमेट है। इस बात की तैयारी जो बाइडेन ने शुरू कर दी है। तो अब अपनी हार को शालीनता से स्वीकारेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थी, जो की बैटल ग्राउंड स्टेट्स थी यानी कि जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, नेवाडा, ये जो बैटल ग्राउंड की स्टेट्स थी, वहां से तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है, क्योंकि वोटों का जो अंतर है वो बहुत ही नैरो डाउन हो गया है और जो बाइडेन लगभग बिल्कुल अब आगे चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस बात को बार बार कह रहे थे कि नहीं हम जीत जाएंगे और बार बार वो अपने जीत की घोषणा जो कर रहे थे, तो आज वो सारी चीजें गलत साबित हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के मामले में। लेकिन एक बहुत ही हिलेरियस चीज मैं आपको कहूं वो भी हुई कि कल जितने भी अमेरिकन नेटवर्क्स थे, चाहे वो केबल नेटवर्क हो, चाहे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स हो, चाहे ट्विटर हो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच को कट शॉर्ट किया, यानी कि बीच से काट दिया। अब आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि जितने भी वोट्स पड़ रहे हैं वो इलीगल हैं। तो उसकी जो इलीगल है और अनसंवैधानिक वोट की वो जो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इस बात की जो स्पीच वो दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो ना जो बाइडेन जीत रहे हैं ना मैं जीत रहा हूं, जितने भी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पर अभी टैलिंग हो रही है वोट्स की। तो जब वो इस बात को बोल रहे थे और इस बात को जब उन्होंने कहा कि ये वोट सारे इलीगल हैं, तो सारे केबल नेटवर्क्स और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स ने उनकी स्पीच को काट दिया, जबकि ऐसा अमेरिकन मीडिया में ज्यादातर नहीं देखा जाता और ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट भी माना जाता है। अब आपको बता दें कि मिसाल के तौर पर जो MSNBC के जो एंकर हैं ब्रायन विलियम्स, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिएगा। हियर वी आर अगेन इन एन अनयूजुअल इफ नॉट
only interrupting the president of United States but correcting the president that there are no illegal votes। यानी कि एंकर ऑन एयर जाकर इस बात को कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कट शॉर्ट करनी पड़ेगी स्पीच, क्योंकि जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो गलत है। इनफैक्ट बहुत सारे टीवी चैनल्स ने तो फैक्ट चेक भी करवा लिया और ये कहा कि जो इलीगैलिटी है ये बिल्कुल गलत तथ्य इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ट्विटर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कम से कम 2 दर्जन ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे, जिसमें से कि 8 ट्वीट्स को फ्लैग किया है और एफबी और टिकटॉक्स ने भी अपने हैशटैग्स को ब्लॉक किया है डोनाल्ड ट्रंप के। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप का झूठ है वो एक तरीके से बिल्कुल साफ हो गया है, जिसे कि वहां की मीडिया भी एंडोर्स नहीं करती। लेकिन ट्रंप झूठ बोलते हैं, ट्रंप कई बार झूठ बोलते हैं और उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ट्रंप के जो झूठ है उसकी खबरें बार बार, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बार बार इस बात की खबरें वहां पर अमेरिकन मीडिया में छपी हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बहन है उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ऐसा झूठा राष्ट्रपति उन्होंने कभी नहीं देखा, जिसको लेकर मीडिया अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा ये सारी खबरें चल रही थी कि किस तरह से 2017 तक वहां के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ट्रंप के बोले हुए झूठों की एक लिस्ट निकाली और कहा कि 2017 तक 10,000 झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं। तो इस सब तरीके की जो चर्चाएं हो रही थी, तो आज अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप का झूठ फिर से साबित होगा। जो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और अविश्वसनीयता व्यक्त की थी वहां के चुनावी प्रक्रिया पर, तो उनका झूठ आज बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि लगभग इस बात का होना तय है कि अब जो बाइडेन ही बनेंगे। लेकिन अगर जो बाइडेन बन जाते हैं तो उसके बाद जो दोनों हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां की जो रेस है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको बता दूं कि जहां तक हाउस का सवाल है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का सवाल है, वहां पर डेमोक्रेट्स की संख्या 208 है और वहां पर जो फिगर जीतने के लिए चाहिए, और रिपब्लिकन्स की जो संख्या है 196 है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में द पार्टी नीड्स 218 सीट, यानी कि पार्टी को, जो भी पार्टी जीती है उसको 218 सीटें चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके वहां के चेंबर को। उसी तरह से जो डेमोक्रेट्स हैं, जो सेनेट है, वहां पर सेनेट में 51 सीटें चाहिए वहां के चेंबर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जहां तक सेनेट का सवाल है वहां पर रिपब्लिकन्स का बोलबाला अभी ज्यादा नजर आ रहा है। तो दोनों हाउसेज में भी किस तरह से कवायद चलेगी ये देखना होगा। लेकिन पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें लगभग ये तय हो गया है कि जो बाइडेन अब अगले राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के हथकंडे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, एंड मौके पर वो अपनाएंगे, उसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। किस तरीके का दुष्प्रचार वो और अभी कर सकते हैं उसके बारे में नहीं पता। अदालत का दरवाजा वो कहां पर फिर से खटखटा सकते हैं, या क्या पॉसिबिलिटीज वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या रोड़े अटका सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना इस समय बिल्कुल असंभव है। लेकिन जो लीगल तरीके से और जो एक प्रक्रिया के तहत जो जीत देखी जाती है वो इस समय जो बाइडेन की तय है। तो अब अगर जो बाइडेन बनते हैं तो एक नई डेमोक्रेटिक लहर अमेरिका में दिखेगी, उसकी अपनी अलग चुनौतियां होंगी, और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो ट्रंप की जो लेगेसी है उसको कैसे जो बाइडेन हटाएंगे, वहां के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, वहां की अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी से निपटना, चाइना का विस्तारवाद, उससे कैसे निपटना, और बहुत सारे जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं जिन पर ट्रंप ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे ईरान और कोरिया के बीच का की जो तकरार चल रही है, ऐसे बहुत सारे जो एजेंडे अनफिनिश्ड हैं उनको जो बाइडेन लेकर आगे कैसे चलेंगे, ये सारी चुनौतियां होंगी। लेकिन जो एक सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगभग तय है कि जो बाइडेन अब अगले राष्ट्रपति बनेंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर रिपब्लिक टीवी के संपादक और जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी से जुड़ी हुई है। जी हां, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, क्योंकि समय की कमी के कारण कोर्ट ने इस बात को कहा कि अदना नायक, यानी कि उस आर्किटेक्ट अनवय नायक जिसने आत्महत्या की थी, तो उसकी बेटी का पक्ष कल सुनेगा कोर्ट, और साथ में राज्य सरकार का पक्ष भी सुनेगा। इसलिए अर्नब गोस्वामी को आज रात भी
जेल में ही काटनी पड़ेगी। और बार बार इस बात को उनके वकील कह रहे थे कि हर दिन जो उनका डिटेंशन है वो इलीगैलिटी को साबित करता है, तो आज की रात भी अर्नब जेल में ही रहेंगे। ये पूरा मामला है किस तरह से उन्होंने एक आत्महत्या को उकसाया, क्योंकि जो अन्वय नायक की पत्नी है उनका ये कहना है कि अपनी सुसाइड नोट में इस बात को लिखा गया था कि उनका पेमेंट नहीं हुआ, रिपब्लिक टीवी को करीब 83 लाख रुपए का भुगतान करना था, जो कि अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया। तो कल सारे पक्षों को सुना जाएगा और 12 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग होगी। वैसे तो नॉर्मल दिनों में शनिवार के दिन हियरिंग नहीं होती, लेकिन अर्नब गोस्वामी का क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, इस वजह से कल कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन आज एक दूसरे केस में अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और ये मामला है एक प्रिविलेज मोशन से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि जब सुशांत राजपूत के केस को धुआंधार तरीके से रिपब्लिक टीवी दिखा रहा था, तो उस समय अर्नब गोस्वामी ने स्टूडियो के अंदर से बैठकर उद्धव ठाकरे को ललकारा था, साथ में शरद पवार को भी ललकारा था कि किस तरह से उनकी चुप्पी बिल्कुल बंधी हुई है सुशांत राजपूत के मामले में, जिसके बाद उनके खिलाफ जो कड़े शब्द उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए इस्तेमाल किए। उसके बाद शिवसेना के जो एमएलए हैं प्रताप सरनायक, उन्होंने प्रिविलेज मोशन महाराष्ट्र असेंबली में मूव किया और 60 पेज का एक नोटिस अर्नब गोस्वामी को दिया गया। उस नोटिस के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 13 अक्टूबर को भी एक चिट्ठी लिखी अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब महाराष्ट्र विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने चिट्ठी में अर्नब गोस्वामी को ये लिखा कि जब स्पीकर और प्रिविलेज कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको जब मैंने कह दिया था कि आप वो कॉन्फिडेंशियल मामला है, तो आप उसे लेकर कोर्ट में क्यों चले गए? इस चिट्ठी को लेकर बवाल मचा। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने इसकी पूरी सुनवाई की, तो उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उनको ही समन कर डाला है और उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में आप ये बताइए कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन क्यों ना इशू हो। लेकिन सुनवाई के दौरान बहुत सारे एक रोचक बहस सामने आई, क्योंकि हरीश साल्वे ने इस बात को लिखा कि कोर्ट जाने से किसी को कोई कैसे मना कर सकता है। बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी अर्नब गोस्वामी को, वो एक डराने की टैक्टिक्स है, एक इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स है और कोर्ट में जाने से रोकने की एक टैक्टिक्स है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और जब उस प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया तो जस्टिस बोबडे ने कहा कि हाउ डेयर कैन ही राइट अ लेटर लाइक दिस, बिकॉज अंडर आर्टिकल 32 इट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एनी सिटीजन टू गो टू द कोर्ट। यानी कि कोर्ट एक मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाना, और इस चीज को महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं वो इस तरीके की चिट्ठी लेकर अर्नब गोस्वामी को नहीं रोक सकते। तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर्स इशू किए और कहा कि जो सेक्रेटरी हैं उनको समन किया है कि आप अपनी आइए और एक्सप्लेनेशन दीजिए कि प्रिविलेज की कंटेम्प्ट नोटिस एक इशू किया है और कहा है कि ये नोटिस क्यों ना आपके लिए इशू किया जाए। साथ में ये भी कहा है कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इस मामले में। तो इस मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत मिली है, लेकिन इस पूरी बहस से आज 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ भी इसी तरीके का एक प्रिविलेज इशू आया था। तो चाहे वो कंगना रनौत हो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, आज वो एक इस पूरी राजनीति में जो केंद्र और जो महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उसके बीच में जो राजनीति है उसमें अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत जैसे लोग आज प्यादे बन गए हैं और इन्हीं प्यादों के इर्द गिर्द आज केंद्र और शिवसेना की जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके बीच राजनीति हो रही है। दूसरा जो ये बिंदु है प्रिविलेज मोशन का, प्रिविलेज मोशन एक राइट होता है किसी भी हाउस का और वो चाहे तो कैसे भी किसी को समन कर सकती है। तो प्रिविलेज मोशन वो भी अगर पत्रकारों के केस में हो जैसे अर्नब गोस्वामी के केस में है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। तो इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुना सकता है कि जो प्रिविलेज मोशन अगर पत्रकारों के तहत हो और वो भी एक बड़ा पत्रकार जैसे अर्नब गोस्वामी है तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाए। क्या पत्रकार स्टूडियो के अंदर बैठकर किसी भी सरकार के नुमाइंदे को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वहां का मंत्री हो, उसको क्या आप ललकार सकते हैं? नहीं ललकार सकते। क्या वो प्रिविलेज मोशन की ब्रीच है? तो इन सारी मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चाहे वो कंगना रनौत हो और अर्नब गोस्वामी हो, आज वो राजनीति के प्यादे बन गए हैं और इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलाउ किया है।
आज अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर इस बात के एलिगेशंस लगते हैं कि वो सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं, सरकार के नुमाइंदे बनकर बात करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पत्रकारिता, जिस स्टाइल की वो पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए आज वो कटघरे में खड़े हुए हैं। और जिस स्टाइल की वो पत्रकारिता करते हैं, आज वो उसी का शिकार है, चाहे आज वो जेल के पीछे हो। और जिस तरीके की बहस अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी होगी कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है। एक बात आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को चिट्ठी में लिखा है अर्नब को साफ साफ ये कहते हुए कि अर्नब जी, अगर आपको मैंने ये कह दिया था कि स्पीकर और प्रिविलेज कमिटी के बीच की जो प्रोसीडिंग्स है वो कॉन्फिडेंशियल है, तो आप इसे लेकर कोर्ट क्यों गए? तो आज बड़ा सवाल ये है कि अगर इस पर सवाल खड़े हुए हैं तो क्या ये वाकई में कंटेम्प्ट का मामला है? ये वेंडेटा जर्नलिज्म है, इसके पीछे राजनीति नहीं है। आज कोर्ट्स भी इसको लेकर इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारे बड़े सवाल आज खड़े हैं, लेकिन सारा सवाल एक ही बात में आकर सिमटता है, जिसको मैं आपको बार बार इस बात को कहती हूं कि ऐसी पत्रकारिता क्यों, जहां पर राजनीति, जहां पर कोर्ट्स सब आकर शामिल हो जाते हैं और आपको एक केंद्र बिंदु बना देते हैं। क्या पत्रकार की औकात सिर्फ इतनी रह गई है? आज इसी को ध्यान देने की जरूरत है। जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म है, आज मैं बीजेपी का पत्रकार हूं, मैं कांग्रेस का पत्रकार हूं, आज इसकी क्यों जरूरत पड़ गई है? क्योंकि एक नैरेटिव ऐसा बना है। अगर आप बीजेपी के पत्रकार हैं तो आप अच्छे से सर्वाइव करेंगे, आप लेकिन कांग्रेस के पत्रकार हैं तो आपको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। मैं बिना नाम लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप ट्विटर पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, ये बातें सारे पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आज ये जो पूरा मामला अर्नब गोस्वामी का है, ये आज अर्नब गोस्वामी का जो हश्र है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उनकी पत्रकारिता का जो स्टाइल है, चाहे वो एरोगेंट हो, चाहे वो जिस तरीके से ललकारते हो, उनकी भाषा का इस्तेमाल हो, ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं आज इन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए कि हम ऐसी पत्रकारिता क्यों करते हैं। लेकिन जहां तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है, अब इसे कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस पे क्या बहस करेगा, किस तरह से राज्य सरकारों को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के इशू को हैंडल करना चाहिए, खासकर पत्रकारों के केस में, जैसा मैंने आपको बोला, तो ये सारी बातें अब केंद्र बिंदु बन गई हैं। इस पर कैसी बहस चलेगी वो रोचक होगी, लेकिन इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर, कल बिहार का फाइनल फेज ऑफ वोटिंग है, यानी कि तीसरा और फाइनल चरण है मतदान का। 78 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि ये जो कोसी और सीमांचल रीजन है, यहां पर ज्यादातर जो मतदान है ये उन इलाकों में होगा। यहां पर ओवैसी फैक्टर बहुत प्रबल है क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में बहुत प्रबलता से दावेदारी कर रही है। इसके अलावा यादव वोट में भी एक स्पर्धा दिखती है क्योंकि एक तरफ आरजेडी है और दूसरी तरफ जो पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, वो भी अपना पॉइंट प्रूव करने में लगी हुई है कि किस तरह से यादव वोट अभी भी उनके साथ है। लेकिन कल जो वोट डाले जाएंगे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइनल फेज जो वोटिंग का था उसके ठीक पहले, जिसे कि हम अंग्रेजी में कर्टन्स डाउन बोलते हैं, वो नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब तो ये हमारा आखिरी चुनाव है, अब तो आप वोट दे दीजिए। तो एक भावनात्मक तरीके से उन्होंने इमोटिवली जो लोगों को ब्लैकमेल तरीके से, एक तरीके से मैं कहूं कि किया कि देखिए ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप मुझे वोट डाल दीजिए। तो ये जो उनका एक जो सेंटिमेंट था, ये क्या एक हारे हुए दावेदार का था या एक ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल बौखला गया है और उसे ये पता है कि उसकी जीत बिल्कुल अब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है? तो कहीं ना कहीं एक हारा हुआ सुर नीतीश कुमार का नजर आया। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से उन्होंने आबादी के बेसिस पे आरक्षण की बात की थी, कास्ट रिजर्वेशन की बात की थी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को डिस्कम्फर्ट भी कर रही थी। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो नागरिकता कानून का जो मेंशन किया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बिहार के अंदर आए और उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को भगा देंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो सारी आलतू फालतू बातें हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आके किसी को आके इस तरह से भगा दे। तो कहीं ना कहीं जो विचारों की एक खाई है, जो आइडियोलॉजिकल कैज़म है,
बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो भी नजर आता है। और ये सारी चीजें छुपी नहीं है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को पता है कि किस तरीके का एक रिलेशनशिप इस समय बीजेपी और जेडीयू के बीच में है। बार बार एक्सपर्ट्स इस बात को ध्यान दिला रहे हैं कि एक कमजोर जेडीयू बीजेपी को फायदा करेगा। लेकिन कमजोर जेडीयू का मतलब क्या है? आगे क्या बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि अगर आप एलजेपी के लोगों से आप बात करिए तो उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि बीजेपी को मजबूत करना और अपने इलाकों में एलजेपी को मजबूत करना, और अल्टीमेटली बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तो इस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो एक सनराइज के फॉर्म में इस समय उभरे हैं और एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं, इस बात को कहते हुए बार बार कि दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई के ये जो तमाम मुद्दे, जो रोटी और रोजगार से जुड़े हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं एक भयानक रेजोनेंस और इसकी एक गूंज इस समय बिहार में नजर आ रही है। और लोग जंगल राज भूल चुके हैं। जिस बात को प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जंगल राज के युवराज है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग लालू का जो जंगल राज था वो भूल चुके हैं और वो बख्शना चाहते हैं आरजेडी को इस मामले में। और वो ये सोचते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को हम एक बार और मौका देंगे तो शायद बिहार में एक नए भविष्य की लहर दिख सकती है। लेकिन जो परिणाम है, चुनाव का परिणाम, वो 10 नवंबर को आएगा। सारी निगाहें टिकी होंगी कल के एग्जिट पोल पर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ सत्य हिंदी पर। पल पल की जानकारी, शाम की हमारी कांस्टेंट लाइव कवरेज शाम 6 बजे से आप देख सकते हैं। सुबह भी हम आपके लिए पल पल की खबरें जो मतदान से जुड़ी हुई हैं वो लेकर आऊंगी। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि बिहार का भविष्य किसके हाथ में, तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार, जरूर बताइएगा। और आज का एजेंडा में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @needu317 पर। बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।